Hey everyone, this is Khushbu Jaiswal. Welcome you on Shine with Science. In previous video, we gone through the historical resume of systematics. Today I will explain the importance and application of systematics. So let's start the video. So importance and application of systematics. यानी कि सिस्टमैटिक्स जो है उसका महत्व क्या है और एप्लीकेशन किस किस फील्ड में उसको अप्लाई किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। ओके, कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम इसे यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन बायोडाइवर्सिटी and conservation ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हम जानते हैं जैव विविधता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जैविक विविधता। तो जो हमारी अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स पाई जा रही है, ठीक है, वेरिएबल लाइफ फॉर्म्स पाई जा रही है, कई वैरायटीज की लाइफ फॉर्म पाई जा रही है, ठीक है, तो उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड कंजर्वेशन तो मतलब उसका संरक्षण। हमारी बायोडाइवर्सिटी और उसके संरक्षण के लिए के फील्ड में इसका यूज है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अराउंड पिछले 200 सालों में करीब देखा जाए तो 1 मिलियन एनिमल्स के स्पीशीज और 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स के जो है उनको आइडेंटिफाई करके डिस्क्राइब कर दिया है टैक्सोनॉमिस्ट ने हमारे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ 10% है। जितने ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है ये सिर्फ उसका 10% है। यानी कि अभी भी कई हजार स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए टैक्सोनॉमिस्ट की नंबर में इंक्रीज होना चाहिए, टैक्सोनॉमिस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अभी क्या होगा इससे कि जो सैकड़ों जो ऑर्गेनिजम्स है वो आइडेंटिफाई होने से पहले ही एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे धरती पे से। तो हम तभी बचा सकते हैं, हम तभी कंजर्वेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब तक कि हम उसको आइडेंटिफाई ना कर लें, ठीक है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसका संरक्षण कर पाएंगे, तभी हम उसको बचा पाएंगे। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सिस्टमैटिक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि सिस्टमैटिक्स के थ्रू ही हम ऑर्गेनिजम्स को पहचान पाएंगे। हमारी बायोडाइवर्सिटी में हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं हम उसकी पहचान कर पाएंगे, उसके सारे कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे और उसके ही आधार पे हम उसको कंजर्व भी कर पाएंगे, हम उसका संरक्षण हम तभी कर पाएंगे, ठीक है। बिना उसके बारे में, उस स्पीशीज के बारे में कुछ भी जाने बिना हम किसी भी स्पीशीज का संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसका हैबिट कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसको कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है, वो किस एनवायरनमेंट में बेटर रह सकता है, उसकी फीडिंग हैबिट क्या है। ये सब जानने के बाद ही हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की फील्ड में, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बात, नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है या एप्लीकेशन इसका किया जाता है रिसर्च फील्ड एंड स्टडीज। इन रिसर्च फील्ड एंड स्टडीज क्या होता है कि कई सारे साइंटिस्ट जो है वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं और उसके बारे में पब्लिकेशंस निकालते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। बट अगर साइंटिस्ट को पता ही नहीं होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो कौन सी स्पीशीज है, वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, उसके इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है, अगर रिसर्चर को ये पता ही नहीं होगा तो उसका जो वो प्रॉपर रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएगा। उसका जो रिजल्ट होगा उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होगी नहीं, उसमें विश्वसनीयता और वैधता होगी ही नहीं, ठीक है। जैसे एक रियल टाइम मीन्स एक रियल है इंसिडेंस है कि साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो कि नॉन टैक्सोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट्स को
क्रैब की 2 स्पीशीज दे दी रिसर्च करने के लिए, ठीक है। उन स्टूडेंट्स ने 2 साल तक उस पर रिसर्च किया और फिर जब स्पेशलिस्ट ने आइडेंटिफाई किया उन 2 स्पीशीज को, तो पता चला कि जो एक स्पीशीज है वो दूसरे स्पीशीज का रूपांतरण है, यानी कुछ खास चेंजेस नहीं थे, बस वो जो पहले वाली वो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज का वेरिएशन है, उसका रूपांतरण है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक स्टूडेंट को अपनी टॉपिक चेंज करनी पड़ी, इस वजह से उसकी 2 साल की जो मेहनत थी और टाइम था वो सब वेस्ट गया। तो टाइम और मेहनत वेस्ट न जाए इसलिए क्या है, सिस्टमैटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, ठीक है। रिसर्च और स्टडीज के लिए वी शुड नो अबाउट द होल कैरेक्टर्स एंड इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है रिसर्च और रिसर्च फील्ड में और स्टडीज में। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है, किसी भी एनिमल या ह्यूमन को कोई भी ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्ट कर रहा है, कोई पैरासाइट है या कोई ऑर्गेनिज्म ने बाइट किया, हम उसके अगेंस्ट मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप कैसे कर पाएंगे अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जिस ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन क्रिएट किया है या जिस ऑर्गेनिज्म ने बाइट किया है उसके क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है, उस पे कौन सी दवा असर करेगी, कैसे करेगी, वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो मेडिसिन की फील्ड में भी टेक्सोनॉमी का या सिस्टमैटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम मेडिसिन बनाने के लिए भी जो मेडिकल फील्ड में मेडिकल रिसर्चर्स है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी जो है कि इसका सहारा लेते हैं, सिस्टमैटिक्स का सहारा लेते हैं। वो पहले ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता करते हैं, सारी पूरी डिटेल स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ही कोई मेडिसिन डेवलप कर पाना पॉसिबल है, ठीक है, या उसके लिए वैक्सीन बना पाना पॉसिबल है। सो इस तरीके से मेडिसिन की फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है। द नेक्स्ट इज द इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। एग्रीकल्चर आप सभी जानते हैं, खेती जो होती है हमारी, ठीक है, और पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि एग्रीकल्चर में क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, तो क्रॉप को जो डैमेज करते हैं एनिमल्स उन्हें हम पेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और पेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में भी सिस्टमैटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम क्या होगा कि अगर हमें पता नहीं होगा कि जो पेस्ट है वो क्या है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसको आइडेंटिफाई अगर हम नहीं करेंगे और प्लस उसकी एनिमी को हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले हम पेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पेस्ट एक्चुअली में है क्या, और प्लस तब हम पता लगा पाएंगे कि उसकी एनिमी कौन है, तब हम उसकी एनिमी को ले आएंगे उस जगह पे जहां पे पेस्ट है, और फिर वो उसका एनिमी जो है वो पेस्ट को कंट्रोल करेगा, पेस्ट कंट्रोल इस तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोलिंग एजेंसीज को भी इस तरीके से हेल्प मिलती है सिस्टमैटिक्स से, ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए भी पहले तो पेस्ट का पता को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके बाद उसकी जो दुश्मन ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो उस जो एनिमी ऑर्गेनिज्म है उसको ले आके रखा जाता है उन पेस्ट के साथ में, जिससे कि फिर वो पेस्ट कंट्रोल हो पाता है। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर और पेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट इज इन क्वारंटीन, नेक्स्ट इज द इन क्वारंटीन, ठीक है। क्वारंटीन में कैसे, इसका क्या योगदान है सिस्टमैटिक्स का।
देखिए कभी कभार क्या होता है कि एक्सीडेंटल या फिर ऐसे ही प्लांट्स या एनिमल्स किसी दूसरे कंट्री से कंट्री में ले आए जाते हैं, कई बार एनिमल्स या प्लांट्स। तो पहले क्या तो हर नेशन में, हर कंट्री ने क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक क्वारंटीन एजेंसी बनाई हुई है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है। पहले उस जगह पे उस प्लांट या एनिमल को ले आया जाता है और वहां पे जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्लांट या एनिमल को उस ठीक है आइडेंटिफाई करते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वहां पे क्वारंटीन एजेंसीज में जाके जो भी इम्पोर्टेड प्लांट या एनिमल है उस वो हार्मफुल है या नहीं ये पता लगाते हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमिस्ट, और वो उनकी एडवाइस पे ही फिर जो है कि उसकी एंट्री, उस प्लांट या एनिमल की एंट्री उस कंट्री में कराई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि क्वारंटाइन में भी जो है इम्पोर्टेंस है, इसका एप्लीकेशन होता है सिस्टमैटिक। इसका कैसे, कई बार एक्सीडेंटल भी होता है, ठीक है, और कभी कभार जैसे कहीं किसी दूसरे कंट्री से कोई प्लांट या एनिमल की स्पीशीज ले आई गई। अब हमें पता करना है कि भाई वो हमारी कंट्री के लिए सेफ है या नहीं। तो हर कंट्री के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्वारंटीन एजेंसीज बनाई हुई है। पहले उस क्वारंटीन एजेंसी में वो प्लांट या एनिमल ले जाया जाता है और फिर वहां पे जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, और फिर वो सजेस्ट करते हैं कि वो सेफ है या नहीं, वो हार्मफुल है या नहीं। फिर उस बेसिस पे कोई भी हार्मफुल अगर प्लांट या एनिमल है तो उसकी एंट्री को वहीं रोक दिया जाता है, ठीक है। जो भी इंपोर्टेड प्लांट या एनिमल्स है उसकी एंट्री को वहीं पे रोक दिया जाता है, उसे कंट्री में एंटर नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। और दी नेक्स्ट इज दी इन डिफेंस, इन नेशनल डिफेंस, ठीक है, इन नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है, आजकल जर्म वारफेयर हो रहा है, यानी कि जो जैविक अटैक हो रहा है, ठीक है, बायो वेपन्स से एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कोई पैरासाइट इंट्रोड्यूस कर दे रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जा रही है, पूरी पॉपुलेशन नष्ट हो जा रही है, ठीक है, जर्म वारफेयर के थ्रू। उससे इकोनॉमी भी डिक्लाइन कर जा रही है देशों की, ठीक है। तो जैसे कोरोना आया था, कोरोना फैला, कई देशों में फैला, उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन भी घट गया कई सारे देशों का और इकोनॉमी भी गिर गई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिफेंस में भी, नेशनल डिफेंस में भी इसका बहुत अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई किया जाता है, जो बहुत जरूरी है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो भी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एनिमीज के थ्रू, सपोज कोई दुश्मन देश है, उसने हमारी कंट्री में कोई भी इंट्रोड्यूस कर दिया कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो हर सोल्जर के लिए ये जरूरी है कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए टेक्सोनॉमी की, कि वो पहचान सके, वो जिस भी लोकल प्लांट या एनिमल के कांटेक्ट में आ रहा है उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो क्या डिजीज वगैरह तो स्प्रेड नहीं करेगा। तो इससे वो डिजीज स्प्रेड जो है कि उससे रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफेंस में भी काम आता है, नेशनल डिफेंस में भी काम आता है। डिफेंस मीन्स बचाव, ठीक है। तो पूरी नेशनल डिफेंस हो जाती है इससे। अगर हम जो भी ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी दूसरे कंट्री से, तो हमने उसके बारे में जैसे कोरोना आया, चाइना से आया, कई लोगों ने कहा कि वो बायो वेपन है, चाइना वालों ने जो है कि उसे सब जगह फैलाया है जानबूझ के, उसे लैबोरेटरी में बनाया गया उस वायरस को चाइना की लैबोरेटरी में, और उसे दूसरे देशों में अपने लोगों के में मतलब इंजेक्ट करके उसे भेज दिया स्प्रेड करने के लिए कोरोना। कई लोगों ने ये भी कहा, अब गॉड नोज व्हाट इज द ट्रुथ, लेकिन ऐसी न्यूज आई थी कि ये एक बायो वेपन है फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना वालों ने दूसरे देशों में फैलाया है ताकि वहां के दूसरे देशों की पॉपुलेशन को घटा सके और वहां की इकोनॉमी को गिरा सके, वहां की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर सके। तो
इस तरीके से क्या है कि अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसका रोकथाम कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई गई, उसको आइडेंटिफाई किया गया पहले लैब्स में, ठीक है, टैक्सोनॉमिस्ट ने उसे पहचाना, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाना, तब जाके उसके लिए मेडिसिन और वैक्सीन तैयार की गई, है ना। तो नेशनल डिफेंस के फील्ड में भी जो है कि ये टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है कंट्री को किसी भी बायो वेपन या जर्म वारफेयर से बचाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट, it is also applied in fisheries, in the field of fisheries, in the field of fisheries। कैसे फिशरीज में इसका महत्व है? फिशरी की जाती है, एक्वाकल्चर वगैरह करते हैं फिशरमैन्स, ठीक है। तो फिशरी के फील्ड में क्या होता है कि जो भी एडिबल वेराइटीज जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो उसको पहचानने में टेक्सोनॉमिस्ट मदद करते हैं, ठीक है। खाने योग्य जो भी मछलियां हैं उसकी भी पहचान टेक्सोनॉमी के थ्रू ही की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है। खाने योग्य मछलियां टेक्सोनॉमिस्ट पहचानते हैं कि हाँ ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य मछली नहीं है, ठीक है। अब खाने योग्य मछली का तो पता लग गया टेक्सोनॉमिस्ट के थ्रू। अब और क्या पता लगाना है कि वो जो खाने योग्य मछली है वो कौन सा खाना खाती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है अपने फूड के लिए। वो जो खाने योग्य फिशेस है वो किस पे, एडेबल फिशेस क्या किस दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रही है अपने फूड के लिए। अब वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ अबंडेंटली पाए जा रहे हैं, किस जगह पे, किस रीजन में अबंडेंटली पाए जा रहे हैं, तो उस जगह का पता भी लग गया, ठीक है। तो वहां पे उन एडिबल फिशेस की जो है कि फार्मिंग की जाती है या फिश कल्चर किया जाता है, एक्वाकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिशरी को, फिशरमैन को भी काफी हेल्प मिलती है टेक्सोनॉमिस्ट से, सिस्टमैटिक्स के थ्रू, बायोसिस्टमैटिक्स के थ्रू। पहले तो एडिबल फिशेस की पहचान करने में कि ये खाने योग्य मछलियां, अब खाने योग्य मछलियों का पता लग गया तो भाई खाने योग्य मछलियों की संख्या को बढ़ाना भी तो है। तो उसके लिए क्या होता है कि आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर जो है कि एक्वाकल्चर किया जाता है, जिसे कहते हैं कि फिशरमैन्स जो है कि ब्रीडिंग कराते हैं एडिबल फिशेस की, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। अब वो एडिबल फिश भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करती हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो किस पे डिपेंड कर रही है ना, किस फूड को वो, किस ऑर्गेनिज्म को वो एज अ फूड प्रेफर करती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को पहचानना। अब उन ऑर्गेनिजम्स को पहचान लिया तो ये पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिजम्स किस जगह पे ज्यादा पाए जा रहे हैं, कौन से रीजन में। तो उस जगह पे फिशरमैन जाके अपना जो है कि एक्वाकल्चर का प्रोसेस करते हैं, अपनी फिश कल्चर करते हैं। तो इस तरीके से फिशरी के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिस्टमैटिक्स का। नाउ the next, and this is the last one, in the field of parasitology and veterinary science वेटेरिनरी साइंस, ओके। पैरासाइटोलॉजी और वेटेरिनरी साइंस में भी इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। कैसे? पैरासाइटोलॉजी मींस कि पैरासाइट्स जो है उनका अध्ययन, जहाँ पे जिस फील्ड में वो साइंस का, वो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें कि पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइट्स आपको पता है परजीवी, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में एज अ रह के उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया फैलाता है ना। प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया फैलाता है, ठीक है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये मलेरिया फैलाता है, लेकिन कैसे ये ट्रांसफर होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें पैरासाइटोलॉजी, मतलब पैरासाइट्स के बारे में अध्ययन करने में,
पैरासाइट्स के बारे में पता लगाने में कि कौन सा मतलब कौन वेक्टर है उस पैरासाइट का, कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है। जैसे लिशमानिया, लिशमानिया एक पैरासाइट है, ठीक है। अब ये लिशमानिया जो पैरासाइट है ये लेशमनियासिस कॉज करता है, ठीक है। अब ये लेशमनियासिस कॉज करता है तो ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये इसका वेक्टर कौन है, माउस, रैट्स इसके वेक्टर है, वो फैलाते हैं लिशमानिया को, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी के फील्ड में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम उसकी फर्दर स्टडी कर पाएंगे और उसका क्यूर और ट्रीटमेंट कर पाएंगे। पैरासाइट्स जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसका क्योर और ट्रीटमेंट भी तो जरूरी है। तो उसके लिए हमें पहले तो पैरासाइट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके सारे कैरेक्टर्स और उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता होना जरूरी है, तभी हम उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन बना पाएंगे, उसका क्योर कर पाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे, राइट। एंड वेटरनरी साइंस यानी दैट इज रिलेटेड टू दी एनिमल्स में जो भी बीमारियां होती है, क्या एनिमल्स में वेटरनरी रिलेटेड टू एनिमल्स, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। दे यूज टू डू ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में होने वाली जो भी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी टेक्सोनॉमिस्ट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। उन्हीं के आइडेंटिफिकेशंस की वजह से प्रॉपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट और क्योर हो पाता है एनिमल्स का भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहे एप्लीकेशंस, ये टोटल 8 एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस मैंने बताए सिस्टमैटिक्स के, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के फील्ड में, देन इन रिसर्च फील्ड एंड स्टडीज, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट मैनेजमेंट, इन क्वारंटीन, in national defense, in fisheries, and in parasitology and veterinary science. So these are the importance and applications of systematics. So see you in my next video. Till then, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Have a good day.